नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। अक्सर बहुत सी अवस्थाओं के बारे में हम तब जानते हैं जब हम में से ही कोई उसकी गिरफ्त में होता है या हमें उसकी समस्या खुद होने लगती है। अक्सर देखा यह गया है कि हम बहुत सी चीज़ों के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं। हम सोचते हैं कि शायद ये अवस्था किसी और के साथ होती होगी। ऑटिज्म एक ऐसी ही अवस्था या डिसऑर्डर है जिसके बारे में जागरूकता और जानकारी सचमुच बेहद कम है। लेकिन आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे है और ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि दरअसल ऑटिज्म होता क्या है और ऑटिस्टिक लोग, उनकी दुनिया कैसी होती है। क्योंकि अगर विश्व भर की बात करें तो आंकड़े ये बताते हैं कि तकरीबन पिछले 5 से 6 वर्षों में विश्व भर में जितने ऑटिस्टिक लोग हैं उनमें तकरीबन 30% की वृद्धि हुई है। साथ ही जिस परिवार में एक ऑटिस्टिक बच्चा होता है उसमें ये कहा गया है कि तकरीबन 2 से 3% परिवारों में एक से अधिक बच्चे को ऑटिज्म की अवस्था होती है। इसलिए उनकी चुनौतियां अलग हैं। उनके नज़रिए को समझने की ज़रूरत है और ये जानने की ज़रूरत है कि उनको अपने जीवन काल में किस तरह से बेहतर तरीके से जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, कैसे सहयोग दिया जा सकता है और कौन सी वो बातें होंगी जिनका परिवार को, समाज को और हम सभी को ध्यान रखना होगा। दूसरी तरफ बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि अगर किसी बच्चे में ऑटिज्म है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ वो अपने आप ठीक हो जाएगा, या बहुत से लोग निराश होने लगते हैं। लेकिन दुनिया में अगर हम नज़र डालें तो हम ये पाएंगे कि बहुत से विद्वान, बहुत से संगीतकार, बहुत से कलाकार, बहुत से टीवी एंकर्स ये ऑटिज्म से ग्रस्त रहे, लेकिन उन्होंने एक सामान्य और बेहद अच्छा जीवन जिया। दरअसल अगर हम अपनी जागरूकता का स्तर बढ़ाएं तो हम न सिर्फ स्वयं को, अपने परिवार को, बल्कि अपने समाज को बहुत बेहतर बना सकते हैं। ऑटिज्म जो अवस्था है, जो डिसऑर्डर है, उसके बारे में आज ज़रूरत है बात करने की, क्योंकि हमारी जागरूकता और जानकारी सचमुच बेहद कम है। साथ ही अगर ऑटिज्म की अवस्था की बात की जाए तो इसके साथ उस व्यक्ति में कुछ और समस्याएं भी होती हैं, जिनमें लगभग 30% में मिर्गी देखी जाती है, 40 से 60% में किसी न किसी तरह की नींद से संबंधित समस्याएं देखी जाती हैं और तकरीबन 5 से 10% में कोई और समस्या होती है जिसके साथ भी उनको डील करना पड़ता है। तो कैसे बेहतर किया जा सकता है उनका जीवन और किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये समझेंगे विशेषज्ञों से। ये रिपोर्ट देखते हैं और समझते हैं कि दरअसल क्या अवस्था होती है ऑटिज्म और क्यों ज़रूरी है इसकी जल्द पहचान करना और सही समय से इलाज शुरू करना। ऑटिज्म तंत्रिका संबंधी बीमारी है जो मस्तिष्क के सामान्य विकास को बाधित करती है। इसमें संचार, सामाजिक अंतःक्रिया, संज्ञान और व्यवहार पर असर पड़ता है। ऑटिज्म को स्पेक्ट्रम विकार माना जाता है क्योंकि इसके लक्षण मिले जुले तरीकों से प्रकट होते हैं और अलग अलग बच्चों में इसका प्रभाव अलग हो सकता है। कुछ बच्चों में गंभीर समस्या आ सकती है, उन्हें मदद की जरूरत पड़ती है, जबकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनमें कम मुश्किल होती है और सहायता मिलने पर वो स्वतंत्र रूप से अपना कामकाज स्वयं ही कर पाते हैं। ऑटिज्म के लक्षण बच्चे के जीवन के पहले 3 सालों में ही उत्पन्न हो जाते हैं। ये लक्षण कम, औसत या गंभीर हो सकते हैं। हर बच्चे में लक्षण अलग हो सकते हैं और उम्र बढ़ने के साथ उनमें बदलाव भी हो सकता है। ऑटिज्म के साथ बच्चे में कई अन्य समस्याएं जैसे मानसिक दुर्बलता, हाइपर एक्टिविटी, संचालन में मुश्किल, दौरे पड़ना, सीखने से जुड़ी समस्या या अक्षमता, सुनने और देखने की शक्ति में गिरावट भी हो सकती है। बच्चे में शारीरिक और मानसिक विकास के दौरान इसके लक्षण नजर आते हैं। ऑटिज्म होने पर बच्चे को सामाजिक अंतःक्रिया यानी लोगों के साथ मिलने जुलने और बात करने में मुश्किल आ सकती है। सही इलाज करवाया जाए तो ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चे के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब ऑटिज्म के लक्षणों की पहचान जल्द हो सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। ऑटिज्म दरअसल एक पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है और उसमें कई तरह का ऑटिज्म देखा जाता है।
दरअसल हम किसी भी अगर ऑटिस्टिक व्यक्ति को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद ऑटिज्म सिर्फ यही होता है, लेकिन दरअसल हम सिर्फ एक तरह का ऑटिज्म देखते हैं। आज बहुत विस्तार से समझेंगे विशेषज्ञों के साथ कि दरअसल ऑटिज्म क्या अवस्था है, और अगर किसी को भी लग रहा है कि उसके बच्चे में इस प्रकार की कोई समस्या हो सकती है तो फिर उसके बाद करना क्या है और जीवन भर किन बातों का ख्याल रखना है, जानते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञों का खास पैनल। तो आइए उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर देवेंद्र मिश्रा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स फ्रॉम लोकनायक हॉस्पिटल, Dr. Shefali Gulati, Chief Pediatric Neurology Division and Professor Department of Pediatrics from All India Institute of Medical Sciences, Dr. Kamer Singh Rana, Senior Pediatric Neurologist, and Dr. Ajay Khera, Deputy Commissioner and Head Child Health Program, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. ज़ाहिर तौर पर ऑटिज़म एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर कई स्टेजेस होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर, जिसमें विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अगर सिवियर नहीं है, यानी अगर बहुत कम लक्षण आ रहे हैं, तो उसकी पहचान करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन पहचान के लिए ज़रूरी है कि जानकारी हो लक्षणों की। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर शेफाली गुलाटी से ही हम ये समझने की कोशिश करें। डॉक्टर शेफाली, इस कार्यक्रम के बारे में रिसर्च करते हुए एक बात सामने आई, बार बार ये चीज़ लिखी हुई है सब जगह, अगर हम देखते हैं कि ऑटिज़म जो है वो दरअसल लोग समझते हैं कि शायद होता नहीं है या बहुत ही कम होता होगा, लेकिन दरअसल कॉमन है, होता है। तो ये समस्या कितनी बड़ी है? ऑटिज़म की जो प्रॉब्लम है, अगर हम अपना एक्सपीरियंस से बताएं तो 2002 में हमें 30 नए मरीज देखने को मिलते थे एक साल में। अब हमारे को 600 से ज़्यादा नए मरीज मिलते हैं एक साल में। तो एक हमारे अपने सेंटर में भी आप देखें तो ये इंक्रीज अवेयरनेस की वजह से भी है, पर पूरे देश विदेश में देखा गया है कि ओवरऑल ऑटिज्म का जो प्रेवलेंस है इज़ एक्चुअली ऑन द राइज। जी, यही बात आपसे डॉक्टर अजय खेरा की भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो दो चीज़ें हैं। जब हम कहते हैं कि मामले बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक इस तरफ भी इशारा होता है कि शायद लोगों के पास जानकारी पहुंच रही है, तो अब डॉक्टर्स के पास वो ज़्यादा पहुंच रहे हैं। अगर इसकी सिवियरिटी या गंभीरता की बात की जाए पूरी स्थिति की, तो क्या देखते हैं जागरूकता के स्तर पर, आप तक विशेषज्ञों के पास पहुँचने के स्तर पर, और जो सुविधाएँ लोगों तक पहुँच रही हैं, अभी हम वर्तमान स्थिति उसकी क्या माने? जैसे डॉक्टर शेफाली गुलाटी ने बताया, ऑटिज़म का ओवरऑल प्रेवलेंस बढ़ रहा है, पर यदि आप अवेलेबल डाटा सेट्स को देखें जो हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके अंदाजे से ये लगता है कि हमारे देश में कोई 0.5 to 1% ऑफ द पीपल आर ऑटिस्टिक। सो दैट मीन्स रफली फ्रॉम 5 to 10 million people in the country might be suffering from a disorder which is called as the autism। पर ऑटिज्म में भी कई सारे, जैसे बताया आपने, स्पेक्ट्रम होता है। कई बहुत माइल्ड ऑटिज्म होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर ऑटिज्म होता है। और हो सकता है कि जो माइल्ड ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं उनके डिटेक्शन में प्रॉब्लम होती है। पर पिछले 3 साल से सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जिसमें हमने पूरे कंट्री में डिटेक्शन करना शुरू कर दिया है। कि डिटेक्शन करने के लिए हमारी टीम्स जाती हैं और हम जितने भी डेवलपमेंट डिलेज होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो देयर आर सम काइंड ऑफ रेड फ्लैग्स विच आर हेल्पिंग अस इन आइडेंटिफाइंग कि इस बच्चे को शायद ऑटिज्म हो सकता है। तो जहाँ तक आपने बात की ऑटिज्म के केसेस के बारे में, बिल्कुल लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ गया है। हमारे जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनमें भी अवेयरनेस बढ़ गया है। तो इसीलिए लगता है कि ऑटिज्म की मात्रा बढ़ गई है। जी, और जाहिर तौर पर शायद जितनी जल्दी लोग आप तक पहुंचेंगे डॉक्टर मिश्रा, उतना बेहतर होगा, क्योंकि ऑटिज्म के बारे में ये कहा जाता है कि जितनी जल्दी पिकअप होगा और जितनी जल्दी इलाज शुरू किया जाएगा, शायद उस बच्चे के जीवन के लिए बेहतर होगा। आपसे ये समझें, क्योंकि सबसे पहले पेरेंट्स ही शायद पहचान कर सकते हैं बच्चे में कि कुछ ना कुछ कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। कौन से लक्षण आप बताना चाहेंगे जो ज़रूर पेरेंट्स को देखने चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि सामान्य से कुछ अलग है? जी हाँ, जितनी ये देखा गया है कि जितनी जल्दी, वैसे तो ऑटिज़म एक ऐसी अवस्था है जो कि पूरी ज़िंदगी रहती है और कुछ उसकी मैनिफेस्टेशंस चेंज होते रहते हैं, परंतु अगर जल्दी पकड़ी जाए और इलाज किया जाए तो बेहतर होने का ज़्यादा चांसेस है। और जो हम सोचें कि अगर इनमें क्या क्या ऐसी कमियां हैं जो माता पिता को ध्यान रखना चाहिए, तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि बच्चे का बोलने की
जो उम्र है जिसमें उसको बोलना शुरू करना चाहिए वह कम हो, जब बच्चा नहीं बोलना शुरू कर रहा, बाकी अपनी उम्र के बच्चों के अनुसार। दूसरा, आई कांटेक्ट एक बहुत महत्वपूर्ण साइन है कि बच्चा बातचीत करते समय अगर बोल भी रहा है तो भी, या कुछ काम आपसे चाहता है करवाना, उस समय आपसे नज़रें नहीं मिला रहा। इन दो मेजर फीचर्स के बेसिस पे हम लोग सोच सकते हैं कि कुछ कमी है। और कई सारी स्क्रीन्स हैं जैसे एमचैट, जिनसे जो आपके लोकल प्रैक्टिशनर हैं, ज़रूरी नहीं आपको चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जाना है, आपके लोकल जो बच्चों के डॉक्टर हैं वो भी इन स्क्रीन्स के बेसिस पे बता सकते हैं कि बच्चा कुछ खतरे की स्थिति में, उसमें ऑटिज्म का चांस है, और फिर डिटेल्ड इवैल्यूएशन हो सकती है। इससे पहले हम डॉक्टर राणा के पास जाएं, डॉक्टर शेफाली गुलाटी, आप कुछ जोड़ना चाहती हैं? हाँ, बेसिकली हमें ये रियलाइज करना है कि इसमें दो बेसिक मुद्दे और परेशानियां हैं इन बच्चों में। एक सोशल इंटरैक्शन, जो कि हमें सामाजिक जो हमारा हाव भाव होता है इंटरैक्शन और संचार कम्युनिकेशन में, वो इसमें उसका अभाव है। और दूसरा ये होता है इनके अंदर स्टीरियोटिपिक और रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं। अब मैं हाथ हिला रही हूँ आपको समझाने के लिए, पर अगर मेरा हाथ ऐसे हिलता रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, या मेरे कोई बॉडी हिलती रहेगी, या मैं पंजों पे चलूंगी, जनरली फ्लैट रखने से होगा। कईयों को फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है, बच्चों को टॉयज पसंद है, आप कहोगे कि लड़की सो रही है तो बारबी डॉल पसंद है, लेकिन इन लोग बच्चों में क्या होता है कि अगर ट्रक पसंद है, ट्रक का पहिया पसंद है, तो उसी के साथ करेंगे। चॉकलेट के रैपर इकट्ठे करेंगे, उनको क्रम से लगाएंगे। सो ये दो मेन मुद्दे हैं। पकड़ना कैसे है, अगर ये बच्चे जनरली इनके अंदर बोलने का डिले होता है, तो अगर 1 साल में बड़बड़ाना नहीं शुरू कर रहे हैं, 16 महीने की एज पे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, 24 मंथ्स 24 महीने की उम्र से 2 वर्ड्स नहीं है, या किसी भी टाइम कोई भी शब्दावली आई है और वो रिग्रेस कर गई है, तो ये रेड फ्लैग होता है कि हमें किसी पीडियाट्रिशियन के पास जाना है। और पीडियाट्रिशियन मूल क्यों है, क्योंकि वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इन बच्चों के लिए। क्योंकि नॉर्मल मेन स्ट्रीम से ही बच्चे जो आ रहे हैं इम्यूनाइजेशन के लिए आ रहे हैं कोई भी प्रॉब्लम में, तो उसमें से पकड़ना है। और फर्स्ट ईयर में जब हम बच्चा जब देखते हैं, हम मुस्कुराते हैं बच्चे के साथ, तो मुस्कुराता है। ये बच्चे मुस्कुराते नहीं है और उनको नाम बुलाते हैं, तो हम आपकी तरह आपने बात कर रहे हो देख रहे हैं, तो वो देखते नहीं है, तो उससे भी आप सस्पेक्ट करते हैं। तो पहले हम 3, 3.5, 4 साल पे बच्चे पकड़ पा रहे थे, पर अब बिकॉज ऑफ अवेयरनेस 1-1.5 साल में भी बच्चों को पकड़ पा रहे हैं। डॉक्टर शेफाली, आपने जो जिन लक्षणों की बात की है, जिन चीज़ों की बात कही है, वो तो उनमें से कई चीज़ें तो हमें लगता है हम भी अपने जीवन में करते आए हैं, लेकिन उस बात पर हम विस्तार से बाद में बात करेंगे। पहले ज़रा हम डॉक्टर ब्रिगेडियर राणा से हम ये समझने की कोशिश करें। अभी तक बात हो रही है कि ऑटिज्म समस्या कितनी बड़ी है और कैसे डिटेक्ट करें, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये, दरअसल ऑटिज्म अगर कोई जो ऑटिस्टिक है उसके नज़रिए से देखें, अभी तो हम दुनिया को इस तरफ से देख रहे हैं, उसकी नज़र से क्या हम दुनिया को कभी देख पाते हैं? क्या होती है उसकी दुनिया, क्या बदल जाता है उसका? देखिए, जो ऑटिस्टिक चाइल्ड है, क्योंकि हम उसको समझ नहीं पाते। और फिर पहली बात वही है जो डॉक्टर खेड़ा ने भी कहा, स्पेक्ट्रम है, पूरा स्पेक्ट्रम है, मतलब कम से लेकर बहुत ज़्यादा तक है। जी। तो देखिए, इन्होंने ये बहुत अच्छी बात बताई, बिकॉज ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि जो ऑटिस्टिक चाइल्ड है वो आपका माइल्ड में आता है, मॉडरेट में आता है, या सीवियर में आता है। जैसे उसको हाई फंक्शनिंग एंड या लो फंक्शनिंग एंड बोलते हैं। अभी जो बच्चे हाई फंक्शनिंग एंड की तरफ हैं, जैसे वो स्कूल भी जा सकते हैं, बिकॉज उनकी जो कॉग्निशन है वो अच्छी होती है। ओनली थिंग इज़ वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। कुछ एक बच्चे जो हैं उनकी इमेजिनेशन इतनी अच्छी होती है कि आप उसको समझ नहीं पाते, उनकी इमेजिनेशन आप उसको नहीं समझ पाते। जैसे मैं आपको 1-2 बच्चों के बारे में बताऊं, अभी जो 2-3 कुछ महीने पहले मैंने देखे हैं। एक बच्चा है अर्जुन, वो 9th क्लास में पढ़ता है, उसका हमेशा मैथमेटिक्स में A ग्रेड आता है, साइंस में A ग्रेड आता है, परंतु उसको प्रॉब्लम ये है कि हिंदी और थोड़ी सी इंग्लिश में। तो ये जो टीचर्स हैं उनके साथ मिल के उनको समझा के कि भी इसका जो है, क्योंकि ये कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो इसका जो आपको ये जो इसको कंपनसेट करना है वो उसका राइटिंग में देखिए। ये कम्युनिकेट नहीं कर पाता, ये थोड़ा सा वेग हो रहा है अभी। कम्युनिकेट नहीं कर पाता मतलब क्या? डॉक्टर शेफाली गुलाटी, इसको थोड़ा स्पष्ट करिए। आपने कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन 2 बातें आपने इस्तेमाल की थी। ये कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, इंटरेक्ट नहीं करता, बहुत से लोग नहीं करते, तो क्या सभी ऑटिस्टिक हो जाएंगे? नहीं। एक आपने एक इम्पॉर्टेंट बात कही थी पिछली बार कि अब अभी रिसेंटली कि अभी ये बोला कि मोस्टली लोगों में ये चीजें देखी जाती है ना। अब ऑटिज्म आपने कहा था ना, चॉकलेट के रैपर इकट्ठे करना, ट्रक का पहिया, हमने बचपन में ये सब चीजें की हैं। आपने ट्रक से लगा हुआ होगा, ट्रक के पहिए से नहीं हुआ होगा। द पॉइंट इज कि ये मुझे पर लगा था फॉर सम टाइम, पर अगर वो परसिस्टेंट रहे
और अब जिसको चॉकलेट अच्छा। सबको पसंद है, ठीक। लेकिन चॉकलेट के रैपर को रखना और परसिस्टेंटली रखना, ठीक तो बात। वो एक्चुअली नॉर्मल सी क्या है, एक बेल शेप कर्व्ड होता है। ये तो नहीं है ना कि आपने इस टाइम तक किया तो वो नॉर्मल है, इस टाइम तक किया तो एब नॉर्मल है। पूरा एक कर्व है जिसमें उसमें +-2 स्टैंडर्ड डिवीजन देखी जाती है। तो उस हिसाब से देखना है कि अगर मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर समय ये परेशानी हो रही है, तो वो पॉइंट ऑफ कंसर्न है। अच्छा, जो सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन हम बात कर रहे हैं, ये बच्चे अपने आप में रहना चाहते हैं, अकेला खेलना चाहते हैं, बाकी के साथ नहीं खेलना चाहते। अगर माँ बाप उनको बुलाते हैं तो दे प्रिटेंड टू बी डेफ, मतलब वो सुनते ही नहीं, अनसुनी कर देते हैं। उनकी सुनवाई नॉर्मल होती है पर वो इंटरेस्ट नहीं लेते। आप जैसे मुझे कोई पसंद है, कोई चीज़, कोई हेलीकॉप्टर पसंद है, कुछ है, उंगली से वो अपने बताना चाहिए। ये बच्चा नहीं बताएगा अपनी उंगली से, अपनी चाह नहीं बताएगा। उसको उतना अच्छा, वो बच्चा जो छोटे बच्चों को कडल करते हैं, गोदी में लेते हैं, इनको उतना पसंद नहीं आता। पर एक चीज़ ध्यान रखिए, जो हम शुरू से बोल रहे हैं, एक ये स्पेक्ट्रम है, हर बच्चे में ये नहीं होगा, कुछ में हल्की मात्रा में होगा, कुछ में ज्यादा मात्रा में होगा। तो आप ये मत समझिए कि सारी चीजें हैं तो उसको ऑटिज्म है। हर कोई बच्चे में हर लक्षण नहीं होगा। और क्योंकि हल्के, और जो हम हर बता बच्चा अलग चुके है। अलग है। और दूसरी एक चीज हमें ये याद रखनी है कि जो डॉक्टर राणा ने बोला, कईयों में कुछ अच्छे 7 क्वालिटीज होती हैं, जैसे कि वो मल्टीप्लिकेशन का, कई लोग किसी डेट और ईयर बता दोगे, उसमें डे बता देंगे, सब सही है। लेकिन मोस्टली जो बच्चे हम देखते हैं उनकी मानसिक क्षमता कम होती है। मोज़ार्ट, आइंस्टाइन, चार्ल्स न्यूटन, मैरी क्वेरी, इन सबको ऑटिज्म कहा गया है। लेकिन सारे बच्चे वो नहीं बनेंगे, लेकिन उनकी जितनी क्षमता है उन तक हमें ले जाना है। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन करके आगे तक हमें उनको मेन स्ट्रीम में ले जाके प्रोडक्टिव सिटीजन ऑफ सोसाइटी अप टू देयर मैक्सिमम पोटेंशियल। जी, अब आपकी बात से आपने जो कहा कि आपने तमाम ऐसे लोग, मोज़ार्ट का, आइंस्टाइन, न्यूटन, सबका नाम लिया कि सभी ऑटिस्टिक वो नहीं बनेंगे, तो सभी नॉर्मल भी वो नहीं बनेंगे। ये भी बात नहीं, वो तो डॉक्टर साहब, वो तो हाई फंक्शनिंग का वही जो मैं कहना चाहता जी। था कि अगर बच्चे को आपने एक डायग्नोसिस दे दिया ऑटिज्म या ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जी, तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो वहाँ ब्लॉक लगा देते हैं कि भाई इसको तो ऑटिज्म हो गया, अब इसको हमने कुछ नहीं करवाना है। इस बात को जरा विस्तार से भी समझेंगे। उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं सूर्यकांत जी पटना से, उनसे जान लेते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं। मेरे घर में 1 साल का बच्चा है। बताइए सर, ऑटिज्म रोग का मतलब पूरा विस्तार से बताइए सर, और उसमें क्या क्या लक्षण होता है सर, और अगर लेट हो जाए तो उसको क्या उपाय करना चाहिए सर? तो ये आप कार्यक्रम देखते रहिए। ऑटिज्म के लक्षणों पर बात हो ही रही है, हम बहुत विस्तार से समझने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि एक स्पेक्ट्रम है ये, तो उसमें लक्षण कहाँ कहाँ कैसे कैसे होंगे। जी जी डॉक्टर राणा, ये जो बात आप कह रहे थे कि स्पेक्ट्रम है, सब बच्चों में हर एक लक्षण नहीं होगा, वहाँ पर ये तो समझ में आया कि अगर बहुत सीवियर लक्षण है, जैसे डॉक्टर शिफाली ने कहा कि कम उम्र में अगर आवाज़ दी गई, नाम से बुलाया गया, नहीं देखा बच्चे में, लेकिन मान लीजिए उस समय पिक नहीं हो पाता, लक्षण बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं थे, अब बच्चा स्कूल गोइंग है, स्कूल में जा रहा है, वहाँ पर किन अवस्थाओं में या किन तरीकों से आपके पास पेरेंट्स आते हैं, टीचर्स की तरफ से आती है कंप्लेन कि बच्चा लिख नहीं पा रहा है, क्या कुछ हो सकता है जहाँ स्कूल में पिक हो जाए? देखिए, जो बच्चे शुरू में पिकअप नहीं हुए, जैसे डॉक्टर शिफाली ने कहा, जो हमारे डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो सबका स्क्रीनिंग होता है 18 महीने से 24 महीने के बीच, जो हमारे में नहीं है। तो हमारा जो सेटअप है उसमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो पिकअप होते हैं जब वो अर्ली स्कूल, प्ले स्कूल में जाना शुरू करते हैं, और उसमें ज़्यादातर पेरेंट्स या टीचर्स की ज़्यादा कंप्लेंट्स ये आती हैं कि जैसे ये जो बच्चा है ये दूसरे बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं होता, अलग से रहता है, या उसको जैसे कि इसको पानी पीना है, खाना खाना है तो वो डिमांड नहीं करता है, अगर उसको प्यास भी लगी है तो वो इशारा नहीं कर पाता, ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि वो वहाँ जाके खड़ा हो जाएगा और आपको समझना पड़ता है। उसके जो बाकी बिहेवियर्स जिनको हम बोलते हैं, जैसे खेलने का है, जैसे डॉक्टर शिफाली ने कहा, उनके बड़े रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर्स वो होती हैं, इंटरेस्ट होते हैं। जैसे कि एक बड़ी अच्छी एग्जांपल की, मान लो एक 3 साल का बच्चा है, लड़का है, अगर उसको आप कार दो तो उसको चलाता है, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत ही इन्क्विजिटिव हो तो उसको खोलेगा, उसके पुर्जे देखेगा, ये करेगा। बट जो ये ऑटिस्टिक बच्चा होता है वो खासकर जो गोल चीज़ें होती हैं, जैसे उसका जो पहिया है उसके ही रहेगा, उसको या तो घुमाता रहेगा या उसको देखता रहेगा, और ये परसिस्टेंट रहता है। जैसे साहब ने कहा कि हम भी करते थे, क्योंकि जो नॉर्मलिटी की लिमिट है वो बहुत ज़्यादा है, परंतु वो परसिस्टेंट नहीं रहता। जो चीज़ आप 2 साल में कर रहे हैं 3 साल में फिर वो नहीं करेंगे, बट ये लगातार करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं। दूसरा, इनको जैसे कोई रुमाल है, अगर खास रुमाल, जैसे मान लो उनको राल रुमाल पसंद है, अगर आपके पास राल रुमाल होगा तो वो रुकेंगे नहीं, आपको 6 लोग पकड़ें, 7 लोग पकड़ें, वो आपसे झपट करके उसको ले लेंगे। ये होते हैं बड़े रिस्ट्रिक्टिव इंटरेस्ट।
उसी तरह जो रेपिटेटिव बिहेवियर्स की बात कर दी, कोई कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बट ये है कि पेरेंट्स कहते हैं, टीचर कहते हैं कि जब वो अकेले बैठे होते हैं कमरे में तब तो बातें करते रहते हैं, बट जब दैट मीन्स उनका जो सोशल कनेक्ट है वो नहीं है। सोशल कनेक्ट मीन जब आप उनसे कुछ चीज़ पूछेंगे या उनको, जैसे आप बच्चे आपका नाम क्या है, आपका ये है, वो नहीं बता पाएंगे, परंतु वो जो बच्चा है हो सकता है जब अकेले में है तो कोई नाम गुनगुना रहा है, बट उस टाइम उसका कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज उसका तो सोशल कनेक्ट हुआ नहीं ना। सिमिलरली वो बच्चा किसी भी उसकी जो अंदर सोशल डिमांड जिसको हम कहते हैं वो कन्वे नहीं कर पाता किसी को भी। जी, तो कहीं ना कहीं अपने तक ही लिमिट रहेगा। ये भी एक और बात है। डॉक्टर मिश्रा, ये जो बात आ रही है कि बच्चे में अगर लक्षण आया तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को इसको पिक भी करना है और विशेषज्ञ के पास भी जाना है। लक्षणों को लेकर जब पीडियाट्रिशियन के पास पेरेंट्स पहुंचे तो डायग्नोसिस कैसे बनेगा? क्या सिर्फ लक्षणों के आधार पर या कोई जांच, या किस तरीके से तय करेंगे कि वाकई जो समस्या हो रही है वो ऑटिज्म की है? मैं इस विषय में पहले पिछली बात जो हुई उस पर भी कुछ बोलना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों में हम देख रहे हैं कि काफ़ी बच्चे स्कूलों से रेफ़र होकर आ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले माता पिता देखते थे और बच्चे को लेके आते थे, और जो बढ़ता हुआ इंसिडेंस है मुझे लगता है, जैसे खेड़ा साहब ने भी बोला कि ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन के कारण भी काफ़ी इंक्रीज हमें मिल रहा है। और इसमें जो टीचर्स हैं, जो बच्चे शुरू में घर के एनवायरनमेंट में मिस हो गए और स्कूल पहुँच गए, तो जो प्री स्कूल के टीचर्स हैं वो एक हमारा मेजर स्तंभ हैं डायग्नोसिस में, क्योंकि उनके पास ज़्यादा बच्चे एक साथ होते हैं, उसमें वो देख सकते हैं कौन सा बच्चा बाकी बच्चों के अनुसार बिहेव नहीं कर रहा, उनसे अलग दिखता है, और वो फिर पेरेंट्स को बताते हैं। तो कई पेरेंट्स, अब माता पिता ऐसे बच्चों को लेके आ रहे हैं कि हमें टीचर ने कहा है कि कुछ परेशानी है। जी। दूसरी चीज़ ये है कि डायग्नोसिस के लिए अगर पीडियाट्रिशियन के पास या बाल रोग विशेषज्ञ के पास आप जाएंगे तो कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जो कि हिंदी मतलब भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। उनको कोई भी पीडियाट्रिशियन इस्तेमाल करके आपको बता सकता है कि रिस्क ज़्यादा है, आप डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास या चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। उसके लिए हमारे पास कुछ टेस्ट हैं, भारत सरकार ने अभी उनमें से कुछ टेस्ट को सिलेक्ट कर दिया है कि इनके बेसिस पे आप डायग्नोसिस कर सकते हैं, जिसमें 2 मेन जो टेस्ट हैं वो एक ईसा है और एक INDT-ASD है, जिनके बेसिस पे आप डायग्नोसिस और कितना ज़्यादा ऑटिज्म है, कम है, सीवियर है, माइल्ड मॉडरेट, वो भी बता सकते हैं। जी, और ये तय हो जाए कि ऑटिज्म है, उसके बाद का जीवन कैसा होगा, डॉक्टर शिफाली इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। उससे पहले विशाल जी हैं सूरत से फोन लाइन पर। विशाल साहब, स्वागत आपका, क्या जानना चाहते हैं? मेरी 5.6 ईयर ओल्ड डॉटर को जी माइल्ड ऑटिज्म डिटेक्ट हुआ है। तो मैं जानना चाहता था, माइल्ड ऑटिज्म मतलब एस्पर्गर डिसऑर्डर, तो मैं जानना चाहता था कि उसके साथ आगे कैसा बिहेवियर किया जाए और उसको कैसे ग्रो अप किया जाए ताकि उसको आगे कोई दिक्कत ना आए। जी, हमारा कार्यक्रम देखते रहिए विशाल साहब, तब हम विस्तार से बात करने वाले हैं कि ऑटिज्म अगर डिटेक्ट होता है क्या कुछ करना है। खास तौर पर डॉक्टर शिफाली, माइल्ड ऑटिज्म है तो आप इनको कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? इससे पहले मुझे 2 क्लैरिफिकेशन देने हैं। एक तो स्कूल के अंदर जो बेसिक मुद्दा आता है बच्चों का, वो स्थिर बैठते नहीं, हाइपर एक्टिव होते हैं, वो एक जगह बैठते नहीं है जब इनको मेन स्ट्रीम में जाते हैं, एक वो प्रॉब्लम है, और वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं इन एडिशन टू सोशल। सेकेंड है डायग्नोसिस के लिए जो है उसके लिए जो हम लोग ने बनाए हैं, जो टूल्स बनाए हुए हैं, अभी वो मोबाइल ऐप फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, और जो सस्पेक्ट पीडियाट्रिशियन करके पीडियाट्रिशियन खुद ही डायग्नोज कर सकता है, क्योंकि पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट और डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन उतने नहीं हैं। तो प्राइमरी हेल्थ केयर फिजिशियन जो भी कहीं दूर दार भी बैठे हैं, तो वो जो उसके डायग्नोस्टिक जो टूल्स हैं उसके लिए वो मोबाइल ऐप में अवेलेबल हैं, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल में। तो उसका वो दे कैन डाउनलोड, और उसमें सवाल जवाब हैं, क्या अपने पेशेंट पे पूछना है और क्या पेरेंट्स से पूछना है, क्या ऑब्जर्व करना है और किसको इंपॉर्टेंस देनी है, अपने आप यस नो में जवाब देते रहेंगे तो मोबाइल ऐप के एंड में पता चल जाएगा ऑटिज्म है कि नहीं। उसमें पूरे हमारे हिंदुस्तान के कल्चर के हिसाब से जो एग्जाम्पल्स हमें पूछने हैं वो वर्बेटिम लिखे हुए हैं, तो इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल। तो वो एम्स मॉडिफाइड वर्जन है इंक्लिन टूल वाले अभी जो बताए, जो अभी डॉक्टर देवेंद्र मिश्रा ने बताया है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर नोटिफाई किया है फॉर सर्टिफिकेशन वाले। वो तो सर्टिफिकेशन के लिए है जब वो लेवल 2 है, पर जब डायग्नोसिस के लिए हमें करना है तो वी कैन गो अहेड विद द लेटेस्ट DSM-5 वाले, जिसका मोबाइल एप्लीकेशंस ऑलरेडी आर देयर, एंड वी डू नॉट वांट what he's saying is perfect that it should go to pediatric neurologist and development pediatrician, पर वो है नहीं। तो इसलिए हम चाहते हैं, we are trying to empower all the
पीडियाट्रिशियंस इन द कंट्री, एंड तभी उनको अपने आप डायग्नोज कर सकें। और ये सारे टूल्स और पेरेंट्स और फिजिशियंस को एम्पावर करने के लिए हमने बुकलेट्स निकाली हुई हैं, जो कि www.pedneuroaims.org में अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आप लॉग इन भी कर सकते हैं एज अ पेरेंट और प्रोफेशनल, और अपनी क्वेरीज दे सकते हैं। तो जो हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, जो पूरे ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं, वो आपका जवाब देंगे। जी, और विशाल जी का सवाल था डॉक्टर शिफाली, माइल्ड ऑटिज्म इज नॉट एस्पर्जर सिंड्रोम। तो आप सिर्फ आजकल जो करंट है शब्दावली, उसमें क्लियर रहना चाहिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है कि नहीं। वो एस्पर्जर PDD-NOS में हम नहीं जाएंगे। जो माइल्ड आपको बोला गया है, दैट मीन्स जो आपकी परेशानियों की जो मात्रा है वो कम है, दैट मीन्स आपकी उम्मीद थोड़ी ज़्यादा है। जो भी अब माइल्ड शब्द से हम आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे कि क्या है। हर जो सारे जो स्पेक्ट्रम जो क्वेश्चंस हैं, उसमें आपके बच्चे की क्या क्या परेशानियां हैं, उनको लेके डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट बैठ के आपको गाइड करेंगे कि कैसे उसको हैंडल करना है। माइल्ड शब्द से आपको सिर्फ एक है कि उम्मीद थोड़ी ज़्यादा है, पर जो मुद्दे और परेशानी आपके बच्चे में है, वो जो आपका डिटेल इवैल्यूएशन होगा उसमें पता चलेंगे और आपको गाइडेंस दी जाएगी उसके विशेषज्ञ से मिलना पड़ेगा और परेशानियों के आधार पर ही तय होगा कि आगे का किस तरह से मैनेजमेंट। माइल्ड करने से सिर्फ एक है कि उम्मीद की किरण थोड़ी ज़्यादा है कि रिस्पॉन्स ज़्यादा मिलेगा, लेकिन हर स्पेक्ट्रम के लिए भी हमें इक्वल मेहनत करनी है। एस्पर्जर नहीं है, वो टर्म्स आर नॉट यूज्ड। हमारे दर्शकों के ईमेल्स हमें लगातार मिल रहे हैं। सिविल सर्जन सिद्धपुर वो ये जानना चाहते हैं इसका कारण क्या होता है, ये होता ही क्यों है। प्रेम बहल ऑटिज्म के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी 3 साल की पोती है जो अभी बोलती नहीं है और उसको मॉडरेट ऑटिज्म डायग्नोज किया गया है। डॉक्टर हेमंत कुमार हैं भागलपुर से, वो ये लिख रहे हैं कि नहीं हो ऑटिज्म, इसके लिए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सुरेश सिंह हैं जो कि अपने बेटे के बारे में लिख रहे हैं, वो 3 वर्ष का है, उसके बारे में उन्होंने समस्या लिखी है। विवेक मालवीय हैं कि एक 3 महीने का बच्चा है, वो बहुत हाइपर एक्टिव है। 3 महीने का बच्चा हाइपर एक्टिव बता रहे हैं वो, और जब भी वो इस तरह की चीज़ें टीवी या मोबाइल फ़ोन देखता है तो बहुत एक्टिव हो जाता है। नैना कोहली, ये डॉक्टर अजय खेड़ा, ये सवाल आपको, वो ये जानना चाहती हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्पेशल एड प्रोवाइड की है और क्या इनको एक स्पेशल स्कूल भी चाहिए होता है। इसी तरह का एक और सवाल मनोज कुमार ने पूछा है। 8 साल का इनका बेटा है, ऑटिज्म है उसे, स्कूल की बात सरकार की तरफ से क्या इस तरह की व्यवस्था की गई है? जिनको ऑटिज्म है उनके लिए ख़ास तरह के कुछ अलग स्कूल्स वगैरह कुछ? नहीं, जैसे ये सब लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑटिज्म के बारे में, सरकार क्या कर रही है और लोगों का इसमें क्या। माफ़ कीजिए, पेरिस सुब्रमण्यम को देखिए, अभी आपसे बात करते करते उनका मेल आ गया। वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इनके रोज़गार के लिए भी कोई योजना है। नंबर 1 तो बात मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि ऑटिज्म को सस्पेक्ट करना और डायग्नोज करना, इट्स ए वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स मैटर। वो चर्चा में भी यही बात हाँ, है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो उसको हमने सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि वी डू नॉट हैव न्यूरोलॉजिस्ट ऑल ओवर द कंट्री, तो इस प्रोसेस को हमने सिंप्लीफाई करने के लिए कि लोग कैसे जाने कि हमारे बच्चे को कि ऑटिज्म हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो एक बहुत ही एक सिंपल तरीका है जिसको हम बोलते हैं कि बच्चे के जो डेवलपमेंट माइलस्टोन्स होते हैं उनको आप फॉलो कीजिए। जैसे अक्सर हम माँ बाप को बोलते हैं कि आप अब बच्चे का अपना वेट रिकॉर्ड कराइए रेगुलरली। वो तो फिजिकल ग्रोथ को मेजर करता है कि आपका बच्चा उम्र के हिसाब से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। पर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल एक कार्ड बनाया है जिसको हम बोलते हैं मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, जिसके अंदर सब डेवलपमेंट माइलस्टोन्स लिखे हैं। जैसे कि 3 महीने के बच्चे को एक सोशल स्माइल आनी चाहिए, 3 महीने के बच्चे को गर्दन लग जानी चाहिए, 6 महीने की उम्र में छोटे बच्चा बैठ जाना चाहिए, साल का बच्चा जो है वो खड़ा हो जाना चाहिए। इस तरह के कुछ डेवलपमेंट माइलस्टोन्स हैं। या जैसे भी डॉक्टर शफाली बोल रही थी, 1 या साल का बच्चा, 12 से 14 महीने का बच्चा 1 शब्द बोलता है, यदि बच्चा 2 साल का है तो 2 शब्द बोलता है। तो ये कुछ तरह के ना टिपिकल माइलस्टोन्स हैं। तो उस कार्ड में सब माइलस्टोन्स लिखे हैं। यदि माँ बाप उस कार्ड को भी ध्यान से देखें और बच्चे के माइलस्टोन्स को फॉलो करें तो उनको मालूम पड़ेगा कि हमारा बच्चे के माइलस्टोन्स में कुछ प्रॉब्लम है, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट डिले। तो वंस डेवलपमेंट डिले इज आइडेंटिफाइड, देन वन हैज़ टू टेक द एक्सपर्ट ओपिनियन। तो कहने का मतलब सस्पिशन पेरेंट्स भी कर सकते हैं और वो कार्ड आपके लिए बहुत ही मतलब एक अहमियत चीज़ है। नंबर 1 बात। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे भी काफ़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि बच्चों को आप 3 साल तक मैक्सिमम पकड़ सकते हैं,
पर 3 साल तक नहीं पकड़ेगी बीमारी तो स्कूल के एनवायरनमेंट में। जी। इसीलिए स्कूल के टीचर्स को एजुकेट होना, अवेयरनेस होना, डिटेक्ट करना और कंपैरेटिव रहता है। मतलब एक सिंपल फार्मूला होता है कि आप देखिए कि ये बच्चा मेरा इसी उम्र का बच्चा ये काम नहीं कर रहा है, तो देन देयर इज अ काइंड ऑफ रेड फ्लैग। तो इस तरह स्कूल के टीचर्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर उसके लिए हमने सरकार ने कुछ सेंटर्स बना रखे हैं जहां पर इनकी कंफर्मेशन हो सकती है। तो अभी उसके बारे में जिक्र करेंगे हम, क्या कंफर्मेशन वगैरह होती है और सरकार और क्या क्या कर रही है। बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। और आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं ऑटिज्म के बारे में विशेषज्ञों के साथ। हमारी ये चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। ऑटिज्म के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले फैजाबाद से संदीप हैं टेलीफोन लाइन पर। संदीप जी आपका स्वागत, पूछें सवाल। मेरे घर में एक बच्चा है, देवांश उसका नाम है, उसकी उम्र है 1 साल 6 महीने। और मैं उसको, जैसे हम लोग उसको बुलाते हैं उसके नाम से, तो वो अलग डायरेक्शन में देखता रहता है, तो वो हमसे प्रॉपर आई कांटेक्ट वगैरह भी नहीं करता है और फिर थोड़ा सुस्त रहता है। तो मुझे ये जानना था कि ये जो रोग है, क्या ये हम अभी स्टार्टिंग फेज में ये, तो क्या हम इसको पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं या किस हद तक इसका निदान पा सकते हैं? ठीक है, आपने उम्र बताई 1 साल 3 महीने, 1.25 साल। हाँ, 1.25 साल। ठीक है, डॉक्टर शेफाली गुलाटी क्या कहना चाहेंगे आप? ये आई कांटेक्ट नहीं है और सुनता नहीं है। इन्होंने बोला कुछ बोलते हैं तो सुनता नहीं है, तो आपको एक पीडियाट्रिक बच्चों के डॉक्टर को दिखाना है। और इन बच्चों में हमें पहले सुनवाई का टेस्ट जरूर कराना होता है और फिर देखना होता है कि सुनवाई का सुन ठीक रहा है और देख ठीक रहा है, उसके बाद हम ऑटिज्म के लिए करते हैं और उसका डायग्नोसिस करते हैं। जी डॉक्टर अजय खेड़ा, एक जो बात आ रही थी फैसिलिटीज़ की कि क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, आपसे ये समझ लें कि ये टैग हो जाता है कि बच्चे को ऑटिज्म है, उसके लिए, उसके परिवार के लिए किस तरह की सुविधाएं उन्हें मिल सकती हैं? जहाँ तक सुविधाओं की बात है, एक तो सरकार ने हमारे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर खोले हैं। उन DIC जिसको बोलते हैं, वहाँ पर एक तो डायग्नोसिस आपकी कंफर्म हो जाती है और दूसरा वहाँ पर कुछ मैनेजमेंट भी होती है, क्योंकि इसका नाम है अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। और यदि ऑटिज्म को आपको मैनेज करना है तो उसमें इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होती है और कई तरह की इंटरवेंशन है। इसको हम सिंपल अपनी मेडिकल साइंस में बोलते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। कहने का मतलब स्टिमुलेशन करना है, और स्टिमुलेशन बाय कलर, बाय म्यूज़िक, तो डिफरेंट तरह की अप्रोचेज होती हैं। तो उस सेंटर में वो तरह के सेंसरी इंटीग्रेशन के कई सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं जहां पेरेंट जा सकते हैं। नंबर 1 बात तो ये है। और दूसरा, भी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ये ऑटिज्म को एक सर्टिफिकेशन देने का भी मतलब वो कंफर्म किया है, क्योंकि पहले ऑटिज्म किसी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलते थे, पर अभी क्योंकि हमारा ऑटिज्म का एक सर्टिफिकेशन का प्रोसेस हो गया है, तो अब नाउ पीपल आर एंटाइटल्ड फॉर दैट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। और फिर जो बेनिफिट्स होते हैं डिसेबिलिटी के, वेदर इन एजुकेशन, वेदर इन एम्प्लॉयमेंट और वेदर इन इनकम टैक्स रिबेट, so now they get entitled to all the benefits. So these are the 2 new things which I want to mention at this point of time. Right. डॉक्टर मिश्रा आपको जोड़ना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं बच्चों के माता पिता के लिए बताना चाहता था कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का एक वेबसाइट है नेशनल ट्रस्ट का, उसमें ऐसे बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं सभी लिखी हुई हैं। उस वेबसाइट पे ये लोग देख सकते हैं और पता कर सकते हैं। ठीक। और ब्रिगेडियर राणा जी, हमारे बहुत से दर्शक इसके कारण जानना चाह रहे थे, क्योंकि कारण के, और फिर कई लोगों ने ये भी पूछा था कि फिर हम क्या इससे बचा सकते हैं अपने बच्चों को? जी देखिए, एक होता है ऑटिज्म जिसको हम आजकल ASD बोलते हैं, और एक होता है ASD की तरह और बीमारियां। तो ASD की तरह और बीमारियां जो हैं, जैसे रेट सिंड्रोम है, फ्रेजाइल एक्स है, इस तरह का, वो हम उनको डायग्नोज कर चुके होते हैं, तो उनको हम ऑटिज्म में इंक्लूड नहीं करते। तो अगर हम ऑटिज्म की बात करें तो ऑटिज्म का जो है वो कोई भी कारण अभी तक पता नहीं लगा है, परंतु जो बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं वो ये हैं कि कुछ एक जीन्स हैं जो थाउजेंड्स में हैं और कुछ एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। ये जब दोनों मिल जाते हैं किसी इंडिविजुअल्स में, तो उसको जो है वो ऑटिज्म हो सकता है। अभी जहाँ तक जीन्स की बात है, उसमें तो देखो ज़्यादातर हम कुछ कर नहीं पाते, परंतु जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं
ये बच्चा जब माँ के पेट में होता है 30 हफ्ते से पहले, तो अगर माँ जो है वो एक्सपोज हो जाए, ये थ्योरीज हैं देखो, पेस्टिसाइड्स या फिर पोल्यूशंस या फिर डायबिटीज़ या उसका वेट बढ़ जाए, या कुछ एक दवाइयाँ होती हैं जैसे डिप्रेशंस के लिए दवाइयाँ ली जाती हैं, ऐसे करके बहुत सारे हैं, या प्री टर्म डिलीवरी हो जाए या बच्चे का वजन छोटा रहे, तो ये अगर कुछ एक फैक्टर चीज़ें हैं जिनमें ये देखा गया है कि इन बच्चों को जो है वो ऑटिज़म ज़्यादा होता है। परंतु एक बात जो बहुत सारी कम किताबों में लिखी गई है कि स्ट्रेस, जो अगर मदर को स्ट्रेस हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये भी एक ऑटिज़म का कारण हो सकता है, क्योंकि जिस मदर को स्ट्रेस होगा वो दवाइयाँ लेगी, जिस मदर को स्ट्रेस होगा उसको डायबिटीज़ हो सकता है, जिस मदर को स्ट्रेस होगा उसका वेट बढ़ सकता है, और ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये कॉजेशंस में अभी तक इंक्लूडेड हैं, क्योंकि जब तक हमको पता नहीं लगता। कारणों की जहाँ तक बात हो रही तो कारण तो बहुत स्पष्ट नहीं है, जैसा आपने बताया। जय मवानी हैं, उन्होंने ये पूछा था कि क्या डायबिटीज जिसको है क्या उनके बच्चों में भी हो सकता है, तो कॉजेशंस क्लियर मतलब डॉक्टर शेफाली गुलाटी, बात तो फिर यही है कि किसी भी चीज मतलब कोई स्पष्ट है ही नहीं। अभी तक ये एनिग्मा और एक पजल है जिसकी पहेली सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन कुछ अनुवांशिक फैक्टर्स हैं, लेकिन वो पिन पॉइंट नहीं है, इसमें 1 + 2 = 3 नहीं है क्लियर, और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसके अंदर पहले हैवी मेटल्स का बहुत बोल रहे थे, और वैक्सीन का बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, वैक्सीनेशन से कोई रिलेशन नहीं है, तो बच्चों को नॉर्मल इम्यूनाइजेशन कराएं, दैट इज वन थिंग वेरी क्लियर। आपने बात कही, तो क्या अगर एक बच्चे को है, क्या दूसरे बच्चे में संभावना बढ़ जाती है? अगर एक बच्चे को ऑटिज्म है फैमिली में, उसके अगर वो लड़की है तो अगली प्रेगनेंसी में रिस्क 7% होता है, 7%। अगर एक लड़के को ऑटिज्म है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में रिस्क 4% होता है, 4%। लेकिन अगर 2 बच्चों को है एक फैमिली में तो रिस्क बढ़ जाता है 25 से 35%। आपको एक और ट्विस्ट देती हूँ कि फैमिलीज 10 से 15% फैमिलीज ऐसी होती हैं, ऑटिज्म वाली फैमिलीज बच्चों की, जिनके पेरेंट्स में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ उनके अंदर ऑटिज्म या कुछ नहीं है पर उनके बिहेवियर थोड़े विचित्र होते हैं, तो इसलिए वो जो पहेली है अभी वो गुत्था अभी सॉल्यूशन नहीं निकला है। हमारे को प्रिवेंशन की जो बात कह रहे हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन तो जड़ से तो हम नहीं उसको रोक पा रहे, पर सेकेंडरी प्रिवेंशन मतलब हमें पहले डायग्नोज पलटी करके उसको इंटरवेंशन करके मेन स्ट्रीम स्कूलों में डालना। जी, और फिलहाल एक चीज ऐड कर सकता हूँ इसमें, एक होती है फर्टिलिटी स्टॉपेज टर्म। वो क्या होता है कि अगर एक पेरेंट्स का बच्चा पैदा हो गया जिसका ऑटिज्म है, पर्टिकुलरली सीवियर ऑटिज्म, तो वो दूसरा बच्चा पैदा नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए ये भी एक कारण है कि हो सकता है रिकरेंट रिस्क बहुत ज़्यादा हो, परंतु हमें वो रिकरेंस रिस्क जो है वो लो लगता है। जी, और फिलहाल बेंगलुरु से हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। स्वागत आपका, सवाल पूछें। मेरा बेटा 4 साल का है, उसे माइल्ड ऑटिज्म डिटेक्ट हुआ है, जब से 1 साल से डिटेक्ट हुआ है, तो हम थेरेपी करवा रहे हैं। तो उसे ऑटिज्म के साथ हाइपर भी है और सोने में प्रॉब्लम, बात भी अभी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कब तक थेरेपी करवाना पड़ेगा और कब तक ये ठीक होगा। और एक चीज कि प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी टाइम पे क्या कोई टेस्ट होता है जहाँ पे ऑटिज्म डिटेक्ट होता है? जी, डॉक्टर मिश्रा, पहले क्या थेरेपीज इनको करवानी चाहिए? देखिए, ऑटिज्म के बच्चों में कई बार काफ़ी समय पे हाइपर एक्टिविटी के फीचर्स रहते हैं। उनमें कुछ कारण ये रहते हैं कि बच्चों को सफिशिएंट स्टिमुलेशन नहीं मिल पा रहा होता, इसलिए वो हाइपर एक्टिव लगते हैं। और अगर आप जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है या पेशेंट सेंटर्ड जो थेरेपी होती है, उसके कारण बच्चों की हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन इन बच्चों में हाइपर एक्टिविटी जो बीमारी है वो भी काफ़ी मिलती है, और ऐसा अगर आपके थेरेपिस्ट को लगता है या डॉक्टर को लगता है तो उसके लिए दवाइयाँ भी देनी पड़ सकती हैं। ऐसा है, जैसा हमने बोला कि ऑटिज्म काफ़ी वाइड स्पेक्ट्रम है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होता है, उसी प्रकार हर माइल्ड या हर मॉडरेट बच्चा भी अलग होता है। हर बच्चे की थेरेपी और उसका इम्प्रूवमेंट अपना अलग समय लेता है। जो थेरेपिस्ट या डॉक्टर आपको देख रहे हैं वही आपको बेहतर बता पाएंगे कि इसमें कितनी इम्प्रूवमेंट और कैसे कैसे। डॉक्टर शेफाली, ये जो बात है इसको आगे बढ़ाएं आप, हम ये चाहेंगे। और साथ ही ये भी बता दें, क्योंकि जब बात आती है मैनेजमेंट की, स्कूलिंग एक विषय हो गया, उसके बाद एडोलेसेंट एज जो होती है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इन 2 बातों पर आप ज़रूर क्लैरिफिकेशन दें। एक चीज़ है जो थेरेपीज है, आपको थेरेपीज जो होती हैं वो इंडिविजुअलाइज करी जाती हैं, जो बेसिक प्रॉब्लम्स बच्चे को हैं उसको एड्रेस किया जाता है। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, सेंसरी इंटीग्रेशन, स्ट्रक्चर टीचिंग वगैरह को जोड़ के सब कुछ एक बच्चे का इंडिविजुअलाइज प्लान बनाया जाता है, जो पेरेंट्स को पूरे दिन अपने रूटीन में ढालना होता है। ऑटिज्म इज नॉट अ डेथ सेंटेंस, आपको ये उसमें निराश नहीं होना है, पर पेरेंट्स का बेसिक रोल है पूरी लाइफ
ऑटिज्म रहती है, पर हर एज पे मुद्दे बदलते जाते हैं। शुरू में हमें मुद्दा है कि उसको मेन स्ट्रीम स्कूल में डालना है, वो अपना स्कूलिंग प्लेन मेन कर सके। जो मेन स्कूलिंग नहीं कर पाते अपनी मानसिक क्षमता से, हम कोशिश करते हैं ओपन स्कूल से करें, नहीं हो तो वोकेशनल करें, लेकिन अपना सोसाइटी का प्रोडक्टिव पार्ट बने। एडोलेसेंट में बहुत इश्यूज आते हैं दो चीज़ों के, एक सेक्सुअलिटी के और लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन के। अगर जो है सीवियर ऑटिज्म है और उनको वो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन वगैरह नहीं समझ आती है, तब फिर कुछ इंजेक्शंस वगैरह डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे वो मेंस्ट्रुएशन को रोका जाता है, पर और कोई सर्जिकल ऑप्शंस नहीं। दूसरा है मैस्टरबेशन वगैरह के इश्यूज, वो हमारे को हैंडल करने होते हैं। हम इन बारे में बात नहीं करते हैं, पर हमें करनी चाहिए। हर बच्चे के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट का ये रूप है। हम लोग बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो प्राइवेटली होती है। ये बच्चों में इनहिबिशन होता है, सोशल वाला, उनको समझ नहीं आता कि क्या पब्लिक है प्राइवेट है, तो वो प्राइवेट नहीं करके पब्लिक करते हैं। तो हमें उनको समझाना होता है, एक तो उनको डाइवर्ट करनी है अटेंशन, और ये समझाना है जब करना भी है तो प्राइवेटली करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज रह जाते हैं। और पेरेंट्स के अलावा सिबलिंग्स, जो बहन भाई हैं, उनका पूरा एटमोसफियर भी इंपॉर्टेंट रहता है। जी, तो आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं ऑटिज्म के साथ जीवन कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस विषय पर ये चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज ऑटिज्म है विषय टोटल हेल्थ में, और टोटल हेल्थ में ये समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 667 का सवाल था कि चोट लगने पर अगर दांत टूट जाए तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए। 3 ऑप्शंस थे आपके पास। सही जवाब है ऑप्शन ए, टूटे हुए दांत को दूध या पानी में रखकर व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑटिज्म रोग का लक्षण नहीं होता। ऑप्शन ए, 12 महीने के शिशु का अपना नाम सुनकर उस ओर तुरंत ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन बी, 16 महीने के शिशु का एक भी शब्द न बोल पाना। या फिर ऑप्शन सी, बच्चे का दूसरे बच्चों के साथ न खेलना या उनके साथ घुलने मिलने से कतराना। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@gmail.com पर। आप भी इस पहेली का सही जवाब भेजकर हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। कौन बने हैं एपिसोड 667 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर अजय खेड़ा से, जिनके सामने मौजूद है सारी करेक्ट एंट्रीज जो आपसे मिली हैं। डॉक्टर अजय, इन करेक्ट एंट्रीज में से कौन बने हैं आज के एक लकी विनर? आप उनका नाम हमारे व्यूअर्स। आज का नाम है सुबोध कुमार, दिल्ली से हैं वो। सुबोध जी को बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर मिश्रा आपको, ऑटिज्म एक आनुवंशिक यानी हेरिडिटरी रोग है, क्या ये सही है? नहीं, ऐसा सही नहीं है। इसमें कुछ अनुवांशिक कंपोनेंट रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह अनुवांशिक। जी डॉक्टर शिफाली, इसका खतरा, ऑटिज्म का खतरा लड़कियों में अधिक है या लड़कों में? ये लड़कों में 4.5 टाइम्स ज्यादा गुना देखा जाता है लड़कियों से। ब्रिगेडियर राणा, क्या ऑटिज्म और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD एक ही स्थिति है? जी, ये जितनी टर्म्स हैं, ऑटिज्म, परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, रेट्स जो पहले हुआ करता था, एस्पर जिसको कहते हैं, सारे अभी इनको इकट्ठा करके अभी जो न्यू टर्मिनोलॉजी है वो ASD। जी डॉक्टर अजय खेड़ा, परिवार में अगर एक बच्चे को ऑटिज्म है तो क्या दूसरे बच्चे में इसकी संभावना या खतरा बढ़ जाता है? बिल्कुल, जो अवेलेबल एविडेंस तो ये बताता है कि देयर इज अ स्मॉल पॉसिबिलिटी। डॉक्टर मिश्रा, इस रोग के लक्षण या इस डिसऑर्डर को कहें, इसको डिसऑर्डर कहें, इस डिसऑर्डर के लक्षण जन्म के समय से ही उत्पन्न हो जाते हैं? जी, जन्म के समय से रहते हैं, परंतु इनको पिक करना थोड़ा मुश्किल होता है। 2-3 महीने की उम्र से थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया होने लगता है और उस समय से पिक करना आसान होता है। डॉक्टर शिफाली, ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों की बुद्धि कमजोर होती है? जरूरी नहीं है, पर हमारे 75 to 80% के जो बच्चे जो हमारे पास आते हैं उनकी बुद्धि कमजोर होती है, कुछ की ज़्यादा अच्छी भी होती है और स्पेशल सेवेंट क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं। डॉक्टर राणा, क्या ऐसे बच्चों का शारीरिक विकास भी प्रभावित होता है? शारीरिक विकास एज सच ऑटिज्म से प्रभावित नहीं होता है,
परंतु अगर मान लो उनको उनके साथ कोई और बीमारियां, कोमोबिडिटी जिनको बोलते हैं, जैसे मान लो इनको एक रिफ्लक्स होता है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशंस होती हैं, या एप्रेक्सियस मीन्स खाने को कैसे चबाना, कैसे अंदर ले जाना, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ये जो है वो शरीर को प्रभावित कर सकते हैं। डॉक्टर अजय खेरा, ये जो समस्या है इसके बारे में मान्यता है कि अक्सर उम्र बढ़ने के साथ ठीक हो जाएगी, तो इलाज की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। नहीं, ये तो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑटिज़म की बीमारी रहती है और उसका इलाज लगातार करना पड़ता है, इसको मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा, अगर बच्चा 12 महीने तक कुछ भी कोई अक्षर नहीं बोल रहा है तो क्या ये ऑटिज्म का लक्षण माना जाएगा? जी हाँ, जरूर माना जाएगा, और इसमें ज़रूरी है कि हम पहले सुनने की जांच करा लें, ताकि सुनने की प्रॉब्लम हम रूल आउट करके फिर ऑटिज्म के लिए देखें। डॉक्टर शिफाली, इनमें से कौन सा ऑटिज्म का लक्षण हो सकता है? बच्चे का नज़र ना मिलाना, इशारों पर ध्यान केंद्रित ना कर पाना, या फिर अपना नाम सुनकर उस तरफ ना देखना? सारे बच्चे के सामाजिक संचार में कमी, सोशल इंटरेक्शन में कमी हो, लोगों से बातचीत मेलजोल न कर पाना, किसे हम ऑटिज्म समझें? ऑटिज्म का एक लक्षण हो सकता है। हो सकता है। ठीक जी। डॉक्टर अजय खेरा, अगर बच्चा 2 वर्ष की उम्र तक कुछ बोलना शुरू ना करे या भाषा सीखने में समस्या हो, तो क्या ये ऑटिज्म हो सकता है? दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं और इसके लिए टेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार बच्चा बोलता नहीं है क्योंकि उसको सुनता नहीं है, इसलिए उसका पहले सुनने के लिए टेस्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर मिश्रा, ऑटिस्टिक बच्चों में मिर्गी की समस्या क्या ज़्यादा होती है? जी हाँ, अब ऑटिस्टिक बच्चों में मिर्गी की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसमें कुछ इलाज के लिए दवाएं भी उसी प्रकार से अलग तरह से देनी पड़ती है। स्लीप प्रॉब्लम्स डॉक्टर शिफाली, क्या इनका खतरा भी ज़्यादा होता है? क्यों? हाँ, इनमें स्लीप क्यों का जवाब नहीं है, पर स्लीप की प्रॉब्लम्स होती हैं इनमें। हमने एक स्टडी की थी जिसमें 77% बच्चों में स्लीप क्वेश्चनेयर पे प्रॉब्लम थी, लेकिन जब उनकी हमने स्लीप स्टडी की रात को सुला के अस्पताल में, तो 100% हर एक में स्लीप की प्रॉब्लम थी। नींद आने में डिले होना और बार बार रात को उठना, और उससे दिन के व्यवहार में प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर राणा, अगर ऑटिज्म होगा तो क्या इसे देखने और सुनने पर भी असर पड़ता है बच्चे के? नहीं, उनका सुनना और देखना बिल्कुल सही होता है, परंतु क्योंकि उनको वो सोशल कनेक्ट नहीं होता, तो ऐसा लगता है कि वो देख नहीं रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो सुन नहीं रहे हैं। डॉक्टर अजय खेरा, ऑटिज्म की पहचान क्या सिर्फ स्पेशलाइज्ड सेंटर या हॉस्पिटल्स में ही हो सकती है? जैसे हमने बताया कि हमें कुछ सस्पेक्ट कर सकते हैं, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, और इसको कंफर्मेशन करने के लिए जैसे डॉक्टर शिफाली ने बताया कि स्पेशल टूल है जिसको अप्लाई करके वन कैन कंफर्म कि बच्चे को ऑटिज्म है कि नहीं। डॉक्टर मिश्रा, क्या ऑटिज्म की जो पहचान है, उसका जो डायग्नोसिस है, क्या किसी ब्लड टेस्ट, क्या किसी एक्सरे इससे हो सकता है? जी नहीं, बल्कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि काफ़ी टेस्ट चलते रहते हैं, परंतु इनसे कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर शिफाली, ऑटिज्म के मैनेजमेंट की बात की जाए तो दवाएं ज़्यादा असरदार हैं या फिर किसी और तरह की थेरेपीज़? मोस्टली जो मेन स्ट्रीम है वो बिहेवियर थेरेपीज होती है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, या बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, या नींद नहीं आना या दौरे, उसमें दवाइयों का रोल मेजर रहता है फॉर सम टाइम, देयर नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मोस्टली इज इंटरवेंशन। डॉक्टर राणा, क्या ऑटिज्म में खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है? नहीं, कोई स्पेशल खान पान कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है, परंतु ये देखना ज़रूरी है कि ये जो बच्चे हैं उनमें स्वालोइंग, चूइंग, ये सब सही है या नहीं। अदरवाइज एज सच उनको कोई खास खान पीन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर अजय खेरा, अगर माता पिता को शक हो कि बच्चे को ऑटिज्म है तो सबसे पहले किससे संपर्क करें? इमीडिएटली जब शक करें तो जो भी नज़दीक का डॉक्टर होता है उसके पास जाएं, और यदि पीडियाट्रिशियन अवेलेबल है तो उसके पास जाएं। और जैसे मैंने जिक्र किया कि हर ज़िले में हमने DIC सेंटर्स खोले हैं जहां डॉक्टरों को हमने स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दे रखी है इसके बारे में। डॉक्टर मिश्रा, क्या ऐसे बच्चे सामान्य रूप से पढ़ाई कर सकते हैं? जी, इनमें काफ़ी बच्चे अगर एक स्पेशल एजुकेशन टीचर की सहायता मिले तो काफ़ी पढ़ सकते हैं। जी। डॉक्टर शिफाली, किशोर अवस्था में इन बच्चों के साथ किस तरह का ध्यान रखना या सावधानी की आवश्यकता होगी? इसके अंदर 3 है, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन वाली प्रॉब्लम्स, लड़कों में मैस्टरबेशन और दोनों में सेक्सुअल अब्यूज़। तो उनको ये पता होना चाहिए कि क्या टच सही है, क्या टच नहीं सही है। डॉक्टर राणा, ऑटिस्टिक बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे किस तरह से एजुकेट किया जाए? एक तो जो इनका इंटीग्रेटेड स्कूलिंग है वहाँ पे डालना चाहिए, ताकि वो बच्चा दूसरे बच्चों से सीखे। जी, वो बहुत ज़रूरी होता है, लर्निंग इन द सोसाइटी, वो सबसे बहुत ज़रूरी है। ऐसे बच्चों के परिवार के लिए और बच्चे के लिए किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं डॉक्टर अजय खेरा? जो सुविधाएं अवेलेबल हैं सरकार की तरफ से, एक तो DIC जिससे मैं सेंटर्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर डायग्नोसिस के अलावा इंटरवेंशन थेरेपी भी मिलती है, एक तो ये बात है।
और दूसरा मैंने जो बात किया आपसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन के बारे में, फिर जो अकॉर्डिंगली जो बेनिफिट्स होते हैं वो आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, ये आखिरी राउंड है, हम चाहेंगे जल्दी से आप अपने संदेश भी इसमें शामिल करके और इस राउंड को हम पूरा करें। डॉक्टर मिश्रा, ऑटिज्म की जल्द पहचान किस तरह हो सकती है? जल्द पहचान के लिए बोलना और सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संचार पे ध्यान देना होगा। डॉक्टर शिफाली, आपका संदेश, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जल्द पहचान क्यों ज़रूरी है, उससे क्या लाभ होगा? जितना हम जल्दी उसको पहचान करेंगे, उनको हम उसने हर आप से पढ़ा पाएंगे, उसके बिहेवियर इंटरवेंशन करके उनके सारा जो मेन स्ट्रीम में ला पाएंगे। मैसेज एक ये इम्पॉर्टेंट है, एक तो पेरेंट्स के लिए कि निराश नहीं होंगे, ये बच्चे डिफरेंट हैं, और जनरल बाकी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इनको हीन भावना से नहीं देखना है। सबसे बड़ी परेशानी पेरेंट्स की रहती है, जब पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो इतने नीचे नज़र से देखते हैं, गिरी हुई नज़र से देखते हैं। हमें समझना चाहिए कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है, दे आर जस्ट पार्ट ऑफ द सेम स्पेक्ट्रम, डिफरेंट हैं जैसे 5 उंगलियां डिफरेंट। डॉक्टर राणा, ऑटिज्म ग्रस्त बच्चे के माता पिता और भाई बहनों का सहयोग कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक ही इंसान के ऊपर आप छोड़ दिया जाए, जैसे माँ के ऊपर छोड़ दिया जाए, तो वो माँ बीमार पड़ सकती है, क्योंकि इन बच्चों में नींद नहीं आती, तो वो 24 घंटे जागी रहेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ स्कूल में टीचर्स का और बाकी स्टाफ का भी बहुत सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये बुलिंग का शिकार हम कहते हैं वो होते हैं, जो ये बता नहीं पाते। तो उससे क्या होता है कि जब कोई बच्चा इनको बुलिंग कर रहा है, चिड़चिड़ाना जिसको कहते हैं, तो या तो बच्चा वो डिप्रेशन में चला जाता है या अग्रेसिव हो जाता है। जी डॉक्टर अजय खेड़ा, आखिरी सवाल आपसे कि ऑटिज्म के साथ जो बच्चे हैं उनके बेहतर जीवन को कैसे सुनिश्चित करें, और संदेश क्या देना चाहेंगे आप? संदेश में ये देना चाहूँगा कि जो बच्चे के 3 साल जो होते हैं पहले, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए माँ बाप जितने भी बच्चे के डेवलपमेंट स्टोन्स होते हैं, माइलस्टोन्स होते हैं, उनको प्रॉपरली और क्लोजली मॉनिटर करें, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और बच्चे को समय दें पहचानने के लिए कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। अक्सर माँ बाप इतने बिजी रहते हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो बच्चों को अपना समय दें। जी धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए यहाँ बैठे सभी विशेषज्ञों का। तो ऑटिज्म एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक अवस्था है, और ये कहा जाता है कि ऑटिज्म से ग्रस्त जो व्यक्ति होता है वो दूसरों से अलग होता है। तो उनमें बदलाव ना करें, बल्कि हम सबको बदलना होगा। उस एक व्यक्ति के लिए या उस एक बच्चे के लिए जिसे ऑटिज्म है, अपना नज़रिया बदलें और ये कोशिश करें कि उनको भी समाज के लिए बेहतर तरह से वो जी पाएँ और अपना योगदान दे पाएँ। लक्षण अगर आएँ, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि लक्षणों को हम अनदेखा करते रहते हैं, और बहुत से लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त होते रहते हैं। लेकिन ऑटिज्म जो डिसऑर्डर है, अगर उसका लक्षण किसी भी बच्चे में अगर दिखाई दे तो तुरंत जाएं, क्योंकि जल्द पहचान होगी तो अच्छे से मैनेज होगा। मुजफ्फर वारसी का बड़ा खूबसूरत शेर है, वो ये कहते हैं ये छुपाना नहीं चाहिए इन चीज़ों को। हमदर्दी अहबाब से डरता हूँ मुजफ्फर, मैं ज़ख्म तो रखता हूँ, नुमाइश नहीं करता। धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार। नमस्कार।